नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रकृति प्रेम इंस्टीट्यूट में। आज हम अपने मौर्यन एम्पायर को कवर करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने अकेमेनिड एम्पायर के बारे में पढ़ा था कि हमें यहाँ पे किस तरह अटैक हो रहे थे। ठीक है, इसमें हरियंकर डायनेस्टी वगैरह की हमने बारे में पढ़ा कि हरियंकर डायनेस्टी चल रही थी, सुसुनाग नालंदा डायनेस्टी, इसी के वक्त में और भी अटैक होने लगे। देखते हैं, चलिए। ये रही हमारी डायनेस्टी, आप देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पे हरियंकर डायनेस्टी, शिशुनाग और नंदा डायनेस्टी। ठीक है, जब हरियंकर डायनेस्टी का वक्त चल रहा था, ठीक है, इस टाइम पे यहीं पे पैरेलल एम्पायर भी चल रहा था। ठीक है, ईरानियन, पर्सियन, ये सब चल रहा था। तो यहाँ पे साइरस आए 558 से 529 BC। ठीक है, इधर साइरस का वक्त था। फिर डेरियस आए, डेरियस हमारे यहाँ बिम्बिसार के वक्त में आए। ठीक है, इन्होंने पंजाब को इन्वेड किया 516 BC में। फिर जर्जीज आए, जर्जी यहाँ आजाद शत्रु के वक्त में आए। ठीक है, 486 से 465 BC तक। और इन्होंने क्या करा, अटैक किया ग्रीस पर और हायर की आर्मी फ्रॉम गांधार एंड कम्बोज। और बताया था इनका मतलब ग्रीस के साथ मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो ये आगे इंडिया में फर्दर इन्वेड नहीं कर पाए। ठीक है, और इसी वजह से जो गांधार कम्बोज थी ये टैक्स भी दे रही थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर ये इनके पास से शिशुनाग डायनेस्टी आती है। फिर आती है हमारी नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी में यहाँ इस वक्त पे इस टाइम पीरियड पे क्या होता है, अटैक कर देते हैं हमारे अलेक्जेंडर आते हैं और अटैक कर देते हैं। 330 BC में क्या होता है, बैटल ऑफ अरावेला या गोगामेला होता है। फिर इसके बाद जो टेरियस थर्ड, ये किसके बीच में होता है, टेरियस थर्ड और अलेक्जेंडर के बीच में होता है, और अलेक्जेंडर इसमें जीत जाते हैं। ये टेरियस कौन है, ये पर्सियन वाली आर्मी से थे। ठीक है, और इसमें अलेक्जेंडर जीत जाते हैं। अलेक्जेंडर जीत जाते हैं तो अब क्या करेंगे, अब अलेक्जेंडर इन्वेड करने आएंगे, क्योंकि वहाँ तो जीत गए, अब इंडिया में इन्वेड करेंगे। इसलिए अब इम्पैक्ट हमने देख लिया था ये सब। ठीक है, आप चाहिए तो फोटो ले लीजिए। ये अलेक्जेंडर के बारे में देखा था, क्यों इन्वेड कर पाए, क्योंकि पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी, न्यूमरियस इंडिपेंडेंट किंगडम थे, मोनार्की थी और ट्राइबल रिपब्लिक्स थी। ठीक है, हमने आपको बताया कि अम्बी के जो राजा थे, अम्बी जो थे तक्षशिला के राजा, उन्होंने तो सरेंडर कर दिया कि पहले से ही तो कंट्रोल में है, क्या ही अब सरेंडर करना। ठीक है, तो हम सरेंडर करते हैं। ठीक, पौरस थे जो लड़ते हैं अपने डिटर्मिनेशन के साथ, एकदम मेहनत के साथ लड़ते हैं और अलेक्स उनसे खुश हो जाते हैं और उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर जो अलेक्जेंडर वो आगे बढ़ते हैं, किसके पास, नंदा एम्पायर के पास बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो आर्मी उनको वापस ले जाती है कि चलो चलो कोई बात नहीं, अरे हमें तो होम सिकनेस वगैरह हो रही है। ठीक है, आपको ये अच्छे से जानना है, आप बताइएगा कमेंट करके, हम आपको इन नोट्स को अच्छे से पढ़ा देंगे। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं मौर्यन एम्पायर की। ठीक है, हमने आपको बताया जो नंदा एम्पायर था, जब नंदा एम्पायर का टाइम था C325 BCE। ठीक है, तब जो चाणक्य होते हैं, मतलब हमने आपको बताया कि जो हमारे यहाँ के लास्ट राजा होते हैं वो अच्छे राजा नहीं थे, तो चाणक्य क्या करते हैं कि बुक लिखते हैं अर्थशास्त्र, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी पर होती है कि कैसे चलाएं, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी कैसे करें। तो चाणक्य बुक लिखते हैं अर्थशास्त्र और जाके उसको उनके कोर्ट में लेके जाते हैं, नंदा एम्पायर के कोर्ट में लेके जाते हैं और उनको दिखाते हैं। वो उनकी बेइज्जती कर देते हैं चाणक्य की। कौन, बताइए कौन बेइज्जती कर देते हैं, हाँ, धनानंदा चाणक्य की बेइज्जती कर देते हैं और उनको वहाँ से भगा देते हैं। चाणक्य भी शपथ ले लेते हैं कि अब तो बदला लेके रहेंगे। वो छोटी वाली कहानी सुनी होगी ना, ठीक है, सुनिए तो कमेंट में बताइएगा। बदला लेने के लिए चाणक्य तैयार हो जाते हैं। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, उनको भी राजा बनना रहता है, वो भी इनके साथ मिल के ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो हमारे होते हैं नंदा, उनको हरा देते हैं, धनानंदा को हरा देते हैं और खुद अपना एम्पायर स्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, इनका वक्त कब से, 325 से लेके 321 BC तक। ये रहा यहाँ पे धनानंदा था। फिर यहाँ चाणक्य प्लस चंद्रगुप्त। ठीक, पेन का कलर बदल लेते हैं, कौन सा रखें, ग्रीन रख लेते हैं। यहाँ पे 325 से 321 माना जाता है। फिर यहाँ पे 290 तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा। फिर उनके बाद बिंदुसार आए, चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे अशोक जो थे मतलब अशोक पहले बेटे नहीं थे, सबसे एल्डर नहीं थे। और हमने देखा जो सबसे एल्डेस्ट सन होता है उसी को राजा बनाया जाता है ना। पर ये नहीं थे, लेकिन इनको फिर भी राजा बनना था। तो कहा जाता है कि इन्होंने अपने 100 भाइयों को मारा।
कहा जाता है। लेकिन देखा जाए तो जितना मतलब हमको पता है उस हिसाब से देखा जाए तो 3 कुमारा, जो सबसे बड़े बेटे सुसीम थे, इनको बिंदुसार राजा बनाना चाहते थे, लेकिन अशोक को खुद राजा बनना था, इसलिए इन्होंने सबको मार दिया और खुद राजा बने। और इनका ये टाइम पीरियड रहा, ठीक है। और फिर इसी तरह ऐसे ऐसे राजा आते गए। फिर लास्ट राजा थे हमारे बृहद्रथ, ठीक है। पुष्यमित्र शुंगा जो कि इनके मिलिट्री कमांडर थे बृहद्रथ के, ये इनको मार देते हैं, ठीक है। और 185 से मर्केंटाइल एरा शुरू हो जाती है। अब इन्हीं एम्पायर के बीच में भी दूसरे एम्पायर चल रहे थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चला था, यहाँ पे चल रहा था सेल्यूकस, जो कि अलेक्जेंडर के नीचे काम करते थे। मरने के बाद ये आ गए, ठीक है। फिर मेगास्थनीज, और इन्होंने क्या प्रमोट किया, जेनिस को प्रमोट किया। जो सेल्यूकस थे, इन्होंने मेगास्थनीज को यहाँ पे भेजा था इंडिया। यहाँ पे अशोक के टाइम पीरियड पे यहाँ कलिंग वार होता है, और यहाँ से फिर ये लड़ना वड़ना छोड़ देते हैं, कहते हैं बेकार चीज़ है। फिर चंद्रगुप्त की लड़ाई होती है सेल्यूकस निकेटर से, और चंद्रगुप्त जीत जाते हैं। और अलेक्स का जनरल, सेल्यूकस निकेटर कौन होते हैं, अलेक्जेंडर के जनरल होते हैं, और ये हार जाते हैं, ठीक है। कब लड़ाई हुई, 301 BC में, ठीक है। इसलिए सेल्यूकस निकेटर क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को अपना एम्बेसडर भेजते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य इनको क्या क्या भेजते हैं, 500 हाथी भेजते हैं, और मैट्रीमोनियल अलाइंसेस की जाती है टू बर्नियस, ठीक, मतलब शादी कर लेते हैं बर्नियस के साथ। फिर जो एम्बेसडर है, एम्बेसडर कौन है, मेगास्थनीज को एज एम्बेसडर भेजा जाता है, जिन्होंने इंडिका लिखी। इंडिका में यहाँ पे अकाउंट दिए गए हैं, फिजिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चरल चीज़ों को बताया है, जो कि बुक तो खो गई है, और लेकिन अब दूसरी चीज़ों में इनका जिक्र है, उससे हमें पता चलता है क्या क्या लिखा होता। इसमें बहुत सारी चीज़ें झूठ लिखी गई जो सच नहीं थी, मतलब इन्होंने लोगों से सुना और लिख दिया, मतलब अच्छी चीज़ लिख देनी थी इनको। इंडिका में इन्होंने लिखा कि यहाँ पे फेमाइन नहीं आती है, कभी सूखा नहीं बढ़ती है, स्लेवरी भी नहीं है, यहाँ पे 7 कास्ट है, अपना ग्रीक का बता दिए, ये काम ख़त्म। और सिलेक्टिवली करेक्ट थी, मतलब हाँ, इससे हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं, पर इतना भी नहीं जान पाएंगे, ठीक। हमारा मौर्यन डायनेस्टी। अब मौर्यन एम्पायर के रूलर्स को याद करने की ट्रिक क्या होगी, ये देख लेते हैं, ठीक है। कूल बॉयज ऑलवेज डू स्मार्ट स्ट्रॉन्ग डेयरिंग शॉर्ट बैटल्स, ठीक है। सी से हमारा चंद्रगुप्त, बी से बिंदुसार, ए से हमारा अशोक द ग्रेट, फिर डी से हमारा दशरथ, सम्प्राति, सलीसुका, देववर्मन, और शतधन्वन, और बृहद्रथ जो कि लास्ट रूलर थे, ठीक है। समझ गए आप, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मौर्यन एम्पायर, ठीक है। ये इसमें मौर्यन एम्पायर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो लिखी है कि प्रिंसिपल ऑफ अशोकधम, द मौर्यन एंड द ग्रीक स्तूपास, पिलर्स, केव आर्किटेक्चर, ये सब वो लिखा है कि इसकी सोर्सेज क्या थी स्टडी की, ठीक है। तो सोर्सेज क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ अशोकधम, द मौर्यस एंड द ग्रीक्स, इन सब के बारे में हमने जाना। किससे जानेंगे, ये जो ये है, स्तूपास हो गए, पिलर्स हो गए, केव आर्किटेक्चर हो गई, और इंस्क्रिप्शंस हो गए, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस हो गए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमारी लिटरेरी सोर्सेज को हम कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक क्या है हमारी, अमी, ठीक है। क्या है अमी, ए से अर्थशास्त्र जो कि हमारी चाणक्य ने लिखी है, अर्थशास्त्र जो कि हमारी चाणक्य ने लिखी है। फिर इंडिका जो कि हमारी ग्रीक एम्बेसडर किसने लिखी है, चलिए मेगास्थनीज। चलिए मुद्रा राक्षस, ये आप बताइएगा किसने लिखी है। ये सब हमारे क्या हो गई, बताइए क्या हो गई, ये लिटरेरी सोर्सेज में हमारी आ गई, इंस्क्रिप्शन वगैरह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फाउंडर जो है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंदा को हरा दिया, ठीक है, और मौर्यन एम्पायर को स्टेब्लिश किया। क्या किया, मौर्यन एम्पायर को स्टेब्लिश किया। इन्होंने एक्सटेंड किया एम्पायर को अफगानिस्तान से लेके बंगाल तक, ठीक है। एडवाइजर इनके कौन थे, चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य भी कहते हैं, जो कि ऑथर हैं अर्थशास्त्र के। फिर इनके बेटे आते हैं बिंदुसार ने एक्सपेंड किया अपने एम्पायर को, कहाँ पे, साउदर्न इंडिया में, ठीक है, नोन एज अमित्र घाटा। इनको अमित्र घाटा भी कहते हैं। अमित्र मतलब होता है दुश्मन, मतलब जो दोस्त नहीं है, दोस्त नहीं कौन, दुश्मन। घाटा मतलब कम करने वाला, दुश्मनों को कम करने वाला, स्लेयर ऑफ एनिमीज, ठीक है। और इनको ग्रीक्स लोग क्या कहते थे, क्या कहते थे, अमित्रोचेट्स, ठीक है, क्या कहते थे, अमित्रोचेट्स। चलिए अब आगे देखते हैं। अशोका द ग्रेट, जो अशोका द ग्रेटेस्ट रूलर थे ये एशियंट इंडिया के। इन्होंने कलिंग वार लड़ा जब, और तब से इन्होंने लड़ाई को छोड़ दिया और बुद्धिज्म को अडेप्ट कर लिया, स्प्रेड किया इन्होंने बुद्धिज्म श्रीलंका
सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में। इन्होंने स्तूपास बनवाए, पिलर्स एरिडिक्ट करवाए और मोरल टीचिंग्स दी लोगों को, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्क्लूजन लिखा है, ये मगध जो थी क्यों पावरफुल रूलर्स की वजह से फेमस हुई थी। ये पर्सियन और ग्रीक इन्वेजन हमने वहाँ पे अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। ये यही है, साइरस थे, साइरस के बाद डेरियस फर्स्ट कौन कौन सा जीता ये आप अच्छे से और देख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ स्लाइड रख दी है, आप देख लीजिए। चलिए तो और अच्छे से हम इनके बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिन्होंने जैनिज्म को प्रमोट किया है, ठीक है, स्प्रेड किया जैनिज्म को कर्नाटक में, जैन बन गए ये, और इन्होंने फर्स्ट जैन काउंसिल करवाई और इन्होंने अपना थ्रोन त्याग दिया कब, 272 BC में, और स्पेंड किया अपनी लास्ट ईयर कर्नाटका में एज अ जैन एसेटिक, ठीक है। फिर उन्होंने सुलेखाना व्रत किया जिसमें ये मर गए, ठीक है, डाइड हो गए। कहाँ पे किया, चंद्रगिरी हिल्स पर, और इसी कारण वहाँ पे इनके फुटप्रिंट्स बनाए हैं। टीचर इनके कौन थे, भद्र बाहु इनके टीचर थे। फिर बिंदुसार आते हैं, बिंदुसार बताया हमने, इनको मित्रकाटा किलर ऑफ एनिमीज कहते हैं, और जो ग्रीक सोर्सेज हैं उसमें इनको मित्रोचेट्स कहते हैं, ठीक। फिर आता है ये सब इन्होंने पेट्रोनाइज किया अजीविका सेक्ट को। ये किसके फॉलोवर हैं, अजीविका सेक्ट को इन्होंने पेट्रोनाइज किया। फिर आते हैं इनके बेटे के बारे। इनके बेटे जो सन है अशोक हैं, इससे पहले हमने आपको बता दी ये दूसरे बेटे को बनाना चाह रहे थे राजा, लेकिन जो अशोक होते हैं उनको खुद बनना रहता है, वो अपने भाइयों को मार देते हैं और खुद थ्रोन पे आ जाते हैं। अपने भाइयों को मार दिया और खुद थ्रोन पे आ जाते हैं। फिर इन्होंने कलिंग पे क्या क्या अटैक किया और उधर से उनका हार्ट चेंज हो गया, इन्होंने लड़ना त्याग दिया क्योंकि वहाँ पे इतना सारा ब्लड शेड हुआ था, मैसेकर हुआ था, तो इन्होंने कहा कि ये सब बेकार है और ये बुद्धिज्म में बदल गए, और तब से यहाँ पे शांति छाई और नो एग्रेशन की इन्होंने पॉलिसी अपनाई, जिसको बैरी घोष और बैरी घोष से इन्होंने धर्म घोष में परिवर्तन किया। बैरी मतलब लड़ाई झगड़े से संबंधित है, उससे धर्म की तरफ ये बढ़े आगे। अशोक का बुद्धिज्म एंड धम्मा पॉलिसी, अशोक ने क्या प्रमोट किया, बुद्धिज्म को प्रमोट किया और धम्म पॉलिसी चलाई, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या थे, ऑब्जेक्टिव अब हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव नहीं चल रहा है, ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रिजर्व द सोशल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस। ये सोशल ऑर्डर को प्रिजर्व करना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, ये सोशल ऑर्डर को प्रिजर्व करना चाह रहे थे। इसमें हम यहाँ धम्म पॉलिसी को देख रहे हैं, ठीक है। लाइक अ सोशल कंडक्ट और ऑर्डर, ये एक सोशल कंडक्ट और ऑर्डर की तरह था, और इसमें कहा था इन्होंने कहा था कि हमें पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए और बुद्धिस्ट को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जो स्लेव्स और सर्वेंट होते हैं उनको मर्सी दिखानी चाहिए, अपने किंग के साथ लॉयल रहना चाहिए और हमें जीना चाहिए और जीने देना चाहिए। हमें एनिमल्स जो होते हैं उनको ना मारना चाहिए ना खाना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है। इन्होंने ये एक तरह से ये पॉलिसी लाई जिससे कि वो इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली को स्ट्रॉन्ग कर सकें और जो सोशल क्लासेस है उसको भी स्ट्रॉन्ग कर सकें। पीपल को वेल बिहेव रहने के कहा, और कहा कि जो वेल बिहेव पीपल हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे से अपना काम करते हैं, वो स्वर्ग जाएंगे। हेवन का कंसेप्ट लाई इसमें। रिचुअल्स, इन्होंने कहा जो ये रिचुअल्स होती हैं गलत होती हैं इसमें, क्योंकि कोई आज किसी ने बड़ा फंक्शन किया, अब हमको भी ये रहता है कि हमें भी करना पड़ेगा वरना बेइज्जती हो जाएगी। इन्होंने धर्मशालाज बनवाई, हॉस्पिटल्स बनाए, सराइज बनवाए, ठीक है। और इन्होंने ही थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई। क्या करवाई इन्होंने, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई। कहाँ पे करवाई, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल संगीति करवाई, कहाँ 250 BC में, 250 BC में। बुद्धिस्ट मिशनरीज को इन्होंने श्रीलंका बुद्धिस्ट मिशनरीज लाए, जिन्होंने इन्होंने जिनको श्रीलंका भेजा और स्वर्ण भूमि भेजा। इन्होंने खुद अपने बेटा बेटी को भी इन्होंने श्रीलंका भेज दिया जिससे कि वो स्प्रेड करें अपने बुद्धिज्म को, और इन्होंने भी बहुत अच्छे से स्प्रेड किया। और फिर इन्होंने बाद में ये लुम्बिनी भी विजिट किया इन्होंने। फिर आज देखते हैं हम अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में। अशोकन इंस्क्रिप्शन में क्या, इन्होंने 33 एडिक्ट्स थे। क्या थे, 33 एडिक्ट्स थे, जिसमें से रॉक एडिक्ट्स थे, फिर पिलर एडिक्ट्स थे। रॉक में 14 मेजर थे और बाकी माइनर 7 मेजर थे और बाकी माइनर थे।
इसमें जो ये इंस्क्रिप्शन बनवाया, एडिक्ट्स बनवाया, इनमें क्या किया इन्होंने, अपनी पॉलिसी, जो धर्म की पॉलिसी थी उनको बताने के लिए एक साधन था, मेनली जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में था और प्राकृतिक स्क्रिप्ट में था, मेनली हमने कहा है, ठीक है। देवनाम पियादासी, देवनाम पियादासी नाम से इनको क्या रिफर किया जाता है इन स्क्रिप्ट्स में, जैसे डियर ऑफ द गॉड इसका मतलब होता है। जेम्स प्रिंसप 1837 में इन डिसाइफर किया, ठीक है। मेजर रॉक एडिक्ट्स में क्या लिखा है, अब आपको क्वेश्चन आ जाता है मेजर रॉक एडिक्ट्स में क्या लिखा है, तो क्या लिखा है, पहले ही बात किंग्स के ऑर्डर्स को लिखा गया है, इन्होंने एनिमल स्लॉटर को मना किया। डिस्क्रिप्शन ऑफ किंगडम्स एंड ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की जो किंगडम्स है उनके बारे में लिखा है, जैसे कि चोला, पांड्यास, सतपुरा, केरलपुत्र, इन सब के बारे में लिखा है। मेड 12 ईयर्स आफ्टर, ये 12 साल बाद बनी सेज युक्तास, युक्तास जो है सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं, प्रादेशिक का डिस्ट्रिक्ट हेड्स होते हैं, अलोंग विद राजयुक्तास रूरल ऑफिसर्स होते हैं, और गो टू ऑल एरियाज ऑफ किंगडम्स, ये क्या करते हैं, और इन्होंने सभी को लगा दिया कहाँ पे कि धम्म स्प्रेड करो, ठीक है, ठीक समझ में आए। फिर धम्म घोष, इन्होंने धम्म घोष लाई, धम्म घोष क्या थी, ये आइडियल थी और इसका बहुत ही इम्पैक्ट रहा। पॉलिसी लाई, इसमें स्लेव्स के लिए पॉलिसी लाए, धर्म महामत्राज अपॉइंट किए जिससे कि वो क्या कर सकें, स्प्रेड करें बुद्धिज्म को। एवरी ह्यूमन इज़ माई चाइल्ड, इन्होंने कहा कि हर कोई ह्यूमन मेरा बच्चे हैं, ठीक है। इन्होंने किंग्स की डिज़ायर को कहा कि वो किंग क्या करना चाहिए, वेलफेयर मीजर्स, लोगों की भलाई करनी चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए हर रिलीजन के पास, सेरेमनीज को का बेकार है, फेम ग्लोरी बेकार है कि फेम ग्लोरी के लिए किया जाता है, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। जिजी का महामत्ता, ओनली वुमेन वेलफेयर के लिए उन्होंने एक चीज़ चलाई जिसका नाम था जिजी का महामत्ता, सिर्फ वुमेन वेलफेयर के लिए, ठीक है। और ये कलिंगबाद से कैसे बदल गए इन्होंने इसको भी बताया कि क्यों रॉक एडिक्ट्स बनवाए जा रहे हैं। अब फिर पूछ लेते हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताएं, तो ये बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था, रहेगा ही, क्योंकि अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखी थी उनके हिसाब से इनको चलाया जाता है। इसमें सप्तांग थ्योरी थी कि स्वामी, यहाँ रॉयल एब्सोल्यूशन था, पैटर्नल किंगशिप थी, और धर्म प्रवर्तक था, स्वामी, अमत्या, जनपदा, दंड, बल, दुर्ग, कोश, मित्र, 7 इसमें थ्योरी दे रखी थी, ठीक है। हैवी ब्यूरोक्रेसी थी इसमें, और ये जनपदास थी, जो प्रोविंसेस थे और डिस्ट्रिक्ट विलेज इस टाइप में ये बटे हुए थे, गवर्नर और प्रिंस लगाए रखे थे। दंड बल में धर्मस्थ्या थी और कंटाक शोधना था, मतलब इसमें सिविल कोड प्लस में क्रिमिनल कोड दोनों थी, ठीक है। और पॉलिसी जो थी सिविल पेनल्टीज भी दी जाती थी। और जो इनकी दुर्ग, मतलब यहाँ पे फोर्ट, 6 लाख फुट सोल्जर थे, 30,000 कैवलरी थी, 9,000 एलिफेंट्स और नेवी थी। कोश में ट्रेजर इनका 1/8 क्या लेते थे, टैक्स लेते थे, टोस लेते थे, स्टेट का पार्टिसिपेशन था। और मित्र अपने दोस्त जो डिप्लोमेसी थी पड़ोसी राज्यों के साथ बढ़िया आराम से रहते थे, और एम्बेसडर वगैरह भी उधर भेजते रहते थे। इकोनॉमी टैक्स कैसे आ रहा था ये यहाँ पे लिखा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या था। सोफिस्टिकेटेड लेबर, बढ़िया इकोनॉमी थी, स्पिनिंग वीविंग की जाती, टेक्सटाइल्स थी, मेटल वर्क करते थे, वुड वर्क करते थे, ग्रीक के साथ ट्रेड करते थे, किसका, इंडिगो, आइवोरी, टोटोइज, सेल्फ, परफ्यूम, पल्स का। स्टेट का पार्टिसिपेशन था और रेगुलेशन करवाती थी स्टेट्स। ओवरसीज ट्रेड होता था, जैसे भारूस और ताम्रलिप्ति से इनका ट्रेड होता, गिल्ड्स और श्रेणी के हेड थे। अब देखते हैं कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या रहा। कल्चरल कंट्रीब्यूशन में मतलब स्टोन मैसोनरी इन्होंने करवाए, ठीक है। ये सब रॉकट एलिफेंट्स बनवाए इन्होंने, धौली में हमें मिलते हैं रॉकट एलिफेंट्स। यक्षिनी यहाँ दीदार में, मल्टी पिलर हॉल एट कुंद्राहर नियर पटना, ठीक है। अजीबिका सेट, ठीक है, ये पिलर्स वगैरह। फिर स्प्रेड ऑफ मटेरियल कल्चर, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम बढ़िया करवाया, विनाइजेशन कल्चर, जैनिज्म, बुद्धिज्म को प्रमोट किया इन्होंने, बुद्धिज्म को ज़्यादा प्रमोट किया। ट्रेडर्स और मर्चेंट्स, आर्टिशंस, स्टील टिम्बर का यूज़ होने लगा, राइटिंग बढ़िया हो गई, कॉइन्स का यूज़ हो रहा था, वंट ब्रिंक यूज़ हो रही थी, स्टोन्स से केव्स स्कल्पचर भी बनाए जा रहे थे, पोएट्री, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिसी भी यूज़ किया जाता और स्पोक व्हील्स यूज़ किए जा रहे थे। फिर डेक्लाइन क्यों हो गया है, इतना ही अच्छा था, ब्राह्मणिकल रिएक्शन रहा, मतलब जो अब कहा कि भाई सारे लोग जो देखो तुम बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, हमें तो कोई पूछ नहीं रहा है। ब्राह्मण्स ने कहा ये तो हमारी
अच्छी बात नहीं है, हम लोगों को तो ये लोग भूले ही जा रहे हैं। तो आउटकम आई इसकी ब्राह्मिकल रिएक्शन की आउटकम आई सुंगा कन्वा सतवाहन जैसी डायनेस्टीज आई। बी में क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ गई। कैसे, जो बहुत बड़ी सी ब्यूरोक्रेसी थी, बहुत, तो उनको पेमेंट देनी पड़ती थी, एक्सपेंडिचर होता था आर्मी पर, गिफ्ट्स देते थे बुद्धिस्ट को, ऑपरेसिव रूल था थोड़ा, और स्प्रेड ऑफ न्यू नॉलेज का स्प्रेड हुआ। एक अच्छी चीज़ ये है कि स्प्रेड ऑफ न्यू नॉलेज हो रहा था। आयरन स्टील तो मतलब अच्छी चीज़ नहीं, मतलब इनके लिए तो बुराई हुआ कि दूसरे जो लोग थे उन पे भी नॉलेज आ गई कि कैसे आयरन स्टील का यूज करना और हम इनको हरा सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये इतना पढ़ लिया। अब ये सारा हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक, क्योंकि आपको पता ही है कितनी मेहनत लगती है। पीपीटी प्लस नोट्स आपके लिए हम बहुत अच्छा कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी के लिए आप चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। धन्यवाद।